तो एक बार फिर से सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम योजना की क्लास करेंगे जिसमें हम यूपी की कुछ योजनाओं को कवर करेंगे। अभी तक हम सेंट्रल की योजनाओं को लेकर आ रहे थे आपके सामने, और पर डे हम 2 से 3 योजनाएं लेकर आ रहे थे। अब यूपी की योजनाएं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं वीपीओ के एग्ज़ाम के लिए, ये योजनाएं बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली हैं। ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये सारी योजनाएँ हमने अपनी योजना बैच में भी करवाई हुई हैं, और वहीं की योजनाएँ जो 2-3 इम्पोर्टेंट होती हैं, वो हम क्लास में कवर करते हैं। बाकी वहाँ पर हमने लगभग 280 प्लस योजनाएँ कवर करवाई हुई हैं। तो जिनको पूरा विधिवत मटेरियल चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट सभी योजनाएँ चाहिए, वो लोग योजना बैच जॉइन कर सकते हैं। बाकी क्लास में हम देखते हैं आज हमारी जो योजना है सबसे पहली, वो है मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना। बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना है, श्रम विभाग के द्वारा जारी की गई योजना। ये 2018 में जारी की गई थी। दिसंबर 2018 में इस योजना की शुरुआत की गई थी श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा। आगे देखें इसका उद्देश्य क्या था। तो योजना का उद्देश्य था भवन एवं अन्य सन्निर्माण प्रक्रियाओं में कार्यरत पात्र लाभार्थियों के नवजात शिशुओं को उनके जन्म से 2 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक एवं, अब यहाँ पे दूसरा चालू हो जाता है लाभार्थी, पंजीकृत महिला कर्मकारों एवं पंजीकृत पुरुष कर्मकारों की पत्नियों को प्रसव के उपरांत पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना। अब यहाँ पर दो प्रकार के लाभार्थी हो गए कि एक हो गए नवजात शिशु, जो जन्म से 2 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, एक लाभार्थी ये हो गया। और दूसरा लाभार्थी आपका हो गया पंजीकृत महिला कर्मकार है, यानी कि महिला श्रमिक है या किसी पुरुष श्रमिक की पत्नी है, तो उसको प्रसव के बाद पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। तो मेनली पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाता है जन्म से 2 वर्ष की आयु के पूर्ण होने तक वाले बच्चों को, और प्रसव के उपरांत जो श्रमिकों की पत्नियां होती हैं या कोई महिला श्रमिक ही है, तो उनको पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच सृजित करने तथा वयस्क विवाह जैसी विधिजन्य व्यवस्था को प्रोत्साहित कर सकारात्मक परिणाम देना इस योजना का उद्देश्य है। ठीक है। सबसे जरूरी चीज जो उद्देश्य होती है वो योजना का, वो उद्देश्य आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो पुटअप हो सकता है सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं कि उद्देश्य से पुटअप होगा क्वेश्चन। ठीक है। उद्देश्य किस क्षेत्र से है, लाभार्थी कौन कौन हो सकते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। बाकी अगर कोई पहले से चली आ रही योजनाओं को मिलाकर कोई योजना बनाई गई या किसी पहले से चली आ रही योजना को समाप्त करके कोई योजना बनाई गई है, तो ये चीज़ें भी आपको दिमाग में रखनी है अपने। अब जैसे यही योजना है, ये जो योजना थी ये पहले से लागू 3 योजनाओं को मिलाकर आरंभ की गई थी। ठीक है। मातृत्व बालिका मदद योजना ये पहले से चली आ रही 3 योजनाओं को मिलाकर शुरू की गई थी। कौन कौन सी थी 3 योजनाएं? पहली थी निर्माण कामगार बालिका आशीर्वाद योजना, 2011 की थी ये योजना। दूसरी मातृत्व हित लाभ योजना, 2011 की यह भी थी। और तीसरी थी शिशु हित लाभ योजना, ये 2010 की योजना थी। अब इन तीनों योजनाओं को एक साथ मिलाया और बना दिया अपना कौन सी योजना, मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना। ठीक है। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना 3 योजनाओं को मिलाकर बनाया गया। अब इसके अंतर्गत कुछ लाभ भी होंगे, जो 3 योजनाएं चल रही थी उनके अंतर्गत कुछ लाभ दिए जा रहे थे, तो यहाँ भी जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ इनको लाभ दिया जा रहा होगा, उनको देख लेते हैं। तो जो देय हित लाभ होते हैं उसमें मातृत्व हित लाभ में पंजीकृत पुरुष कामगारों को 6,000 रुपये एक मुश्त दिया जाता है, यानी एक बार में 6,000 रुपये उनको दिया जाता है। जो महिला कर्मकार होती हैं उनको संस्थागत यदि प्रसव कराती हैं, यानी किसी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, पीएचसी सेंटर में अगर प्रसव कराती हैं, तो उस स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा 1,000 रुपये चिकित्सा बोनस के रूप में दिया जाता है। ठीक है। 3 माह तक का उनको जो वेतन होता है श्रमिक के रूप में, उसके बराबर उनको धनराशि प्रदान की जाती है और 1,000 रुपये चिकित्सा बोनस के रूप में दिया जाता है। क्योंकि जब प्रसव होने वाला होता है तो जाहिर सी बात है कि श्रमिक जो होगा वो कार्य नहीं कर पाएगा, तो उसका लॉस होगा। उस लॉस को रिकवर करने के लिए यहाँ पे 3 माह के न्यूनतम वेतन के बराबर उसको धनराशि प्रदान की जाती है। वहीं महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 6 सप्ताह के समतुल्य तथा नसबंदी कराए जाने पर 2 सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाता है। यदि आपका गर्भपात हुआ है
तो वहाँ पर आपको 1.5 महीने के बराबर वेतन प्रदान किया जाएगा। यदि आपने ऑपरेशन करवाया है, नसबंदी करवाई है, तो उस स्थिति में आपको 15 दिन का समतुल्य वेतन प्रदान किया जाता है। वहीं बात करें शिशु के पुत्र होने की दशा में एक मुश्त 20,000 रुपये तथा पुत्री होने पर 25,000 रुपये प्रति शिशु की दर से देय होता है। बशर्ते शर्त यही है कि आप श्रमिक के रूप में दर्ज होने चाहिए उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। परिवार में पहली संतान बालिका होने अथवा दूसरी संतान के भी बालिका होने की दशा में अथवा कानूनी रूप से गोद ली गई, अब यहाँ पर कानूनी रूप से गोद ली गई बालिका की दशा में 25,000 रुपये की उसको सावधि जमा प्रदान की जाती है। सावधि जमा होती है कि मतलब एक बार में सरकार ये धनराशि जमा कर देगी 25,000 रुपये और एक टाइम लिमिट रख देगी। उस टाइम लिमिट के बाद ही आप उस पैसे को निकाल सकते हैं विद इंटरेस्ट के साथ। 25,000 रुपये जमा करेगी, कोई उस पर लिमिट लगाएगी कि आप 18 साल या 21 साल के बाद इस पैसे को निकाल सकते हैं, विद इंटरेस्ट आपको पैसा मिल जाता है। ये सावधि जमा होती है। जन्म से दिव्यांग बालिका की दशा में 50,000 रुपये की सावधि जमा प्रदान की जाती है। परिपक्वता राशि बालिका के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की दशा में ही देय होगी। अब जो ये सावधि जमा की जा रही है, यहाँ पर एक लिमिट लगाई कि 18 वर्ष की आयु तक ये आप सावधि जमा निकाल सकते हैं। और उस स्थिति में 18 वर्ष के पहले यदि आपने विवाह करवा दिया तो वहाँ पर वो कोलैप्स कर जाएगी, यानी कि फिर आपको वो धनराशि नहीं मिलेगी। यदि 18 वर्ष की आयु हो चुकी है और अविवाहित है तो उस स्थिति में आप इस पैसे को निकाल सकते हैं। सितंबर 2024 तक इस योजना के अंतर्गत 6,22,000 लाभार्थी हैं, तो काफ़ी बड़ा आंकड़ा है, यानी कि योजना अच्छे से वर्क कर रही है। ठीक है, ये थी हमारी मातृत्व शिशु एवं बालिका हित लाभ योजना। इसके बाद हम अगली योजना जो देखेंगे वो होगी हमारी निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना। ये भी योजना श्रम विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा जारी की जाती है और शुरुआत इसकी 2022 यानी अगस्त 2022 में हुई थी। श्रम विभाग की योजनाएं हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है लोगों के लिए जो श्रमिक के रूप में पंजीकृत हैं उत्तर प्रदेश के अंतर्गत। इसका उद्देश्य है जो निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना का, इसका मेन उद्देश्य है उत्तर प्रदेश भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड के पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की मृत्यु अथवा दिव्यांगता की स्थिति में उसे अथवा उसके आश्रित को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। मान लीजिए श्रमिक के रूप में कोई कार्य कर रहा है, पंजीकृत श्रमिक है उत्तर प्रदेश का, और दुर्घटनावश या किसी भी सामान्य कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो श्रमिक है वो तो दिन भर में जितना कमाता है उसी से अपना पेट पालता है। अब लेकिन उसकी मृत्यु होगी तो जो उसके आश्रित हैं वो तो बिल्कुल बेसहारा हो जाएंगे। तो उनके हितों को देखते हुए कि भाई अगर कोई श्रमिक है उस पर पूरा परिवार डिपेंडेंट है, उसकी मृत्यु हो जाएगी तो उसके परिवार वालों की देखरेख करने के लिए उनको कुछ आर्थिक सहायता दी जा सकती है। या फिर कोई दिव्यांग ही हो गया है कोई श्रमिक, तो उस स्थिति में वो कार्य तो कर नहीं पाएगा दिव्यांगता की स्थिति में, तो उस स्थिति में भी उसको आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वर्तमान में संचालित मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना तथा निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना को नई निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना की अधिसूचना की तिथि से स्वतः समाप्त कर दिया गया है। तो अब ये दो योजनाओं को मिलाकर बनाई गई, मतलब मृत्यु विकलांगता सहायता एवं अक्षमता पेंशन योजना और दूसरी थी निर्माण कामगार अंत्येष्टि सहायता योजना। इन दोनों को खत्म करके एक योजना चला दी गई, निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना। आगे हम अगर पात्रता की बात करें तो इस योजना के अंतर्गत दुर्घटना बीमारी के फलस्वरूप दिव्यांगता की स्थिति में वे सभी श्रमिक पात्र होंगे जो पंजीकृत एवं अद्यतन रूप से नवीनीकृत हैं। और इस योजना के अंतर्गत हत्या, सर्पदंश यानी कि सांप के काटने से, बिजली गिरने से, प्रसव के कारण होने वाली मृत्यु से एवं अन्य दैवीय आपदा की स्थिति में हुई मृत्यु को सामान्य मृत्यु मानते हुए तदनुसार हितलाभ अनुमन्य होगा। तो यहाँ पर हत्या भी हो गई या सांप के काटने से उसकी मौत हो गई या बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई, तो इनको भी सामान्य मृत्यु ही माना जाएगा। ऐसा नहीं कि कोई असामान्य मृत्यु माना जाए और उनको हित लाभ ना दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में भी इनको हित लाभ प्रदान किया जाएगा जो भी इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलते हैं। अब पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना के फलस्वरूप मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि व्यय 25,000 रुपये का भुगतान आवेदक को एक मुश्त किया जाता है। यानी कि दुर्घटना के अगर कारण मृत्यु हुई तो 25,000 रुपये का भुगतान और हितलाभ धनराशि 5 लाख पर वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किस्त
जो बैठती है 9,395 रुपये। 5 वर्ष तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी। अब कितना बड़ा लाभ दिया जा रहा है यहाँ, 5 वर्ष तक आपको हर महीने 9,395 रुपये आपके खाते में मिलेंगे। तो यहाँ पर मतलब एक श्रमिक के बराबर आपको वेतन तो प्रदान की ही जा रही है, समझ रहे हैं। तो बहुत अच्छी योजना है, बहुत बड़ा लाभ दिया जा रहा है। सामान्यतः इतना अच्छा लाभ दिया नहीं जाता किसी योजना के अंतर्गत, जहां आपको 10,000 रुपये हर माह मिले, वो भी 5 वर्ष तक। दूसरी चीज यहाँ पर पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु की स्थिति में, अभी था कि दुर्घटना की स्थिति में, अब है बात यहाँ पर सामान्य मृत्यु की स्थिति में अंत्येष्टि व्यय कितना दिया जाएगा। अंत्येष्टि व्यय 25,000 रुपये का भुगतान आवेदक को एक मुश्त प्रदान किया जाता है। और हितलाभ जो धनराशि है वो 2 लाख पर वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज के दर के आधार पर ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किस्त लगभग 8,736 रुपये, जो 2 वर्ष तक आवेदक के खाते में प्रतिमाह स्वतः स्थानांतरित की जाएगी। सामान्य मृत्यु हुई है तो 8,736 रुपये 2 वर्ष तक आपको मिलेगा। दुर्घटना में हुई है तो आपको 9,395 रुपये 5 वर्ष तक मिलेगा। वहीं आगे देखें तो पंजीकृत निर्माण श्रमिक की दुर्घटना या बीमारी के फलस्वरूप हुई पूर्ण यानी 100% स्थायी दिव्यांगता की स्थिति में हितलाभ धनराशि 4 लाख पर वर्तमान प्रचलित सावधि ब्याज दर के आधार पर ब्याज एवं मूलधन सहित मासिक किस्त लगभग 9,172 रुपये आपको प्रदान की जाएगी, मासिक किस्त। लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि 100% दिव्यांगता स्थायी यानी स्थायी दिव्यांगता होनी चाहिए, तो उस स्थिति में ये लाभ दिया जाता है। ठीक है, तो ये थी हमारी दूसरी योजना। इसके बाद हम आज एक और योजना देख लेते हैं, तीसरी। इसे मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना देख लेते हैं। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की जो शुरुआत है वो कब की गई थी, 16 फरवरी 2021 को। ठीक है, 16 फरवरी 2021 को समाज कल्याण विभाग के अंतर्गत इस योजना को जारी किया गया था। और इसका उद्देश्य जो था वो था विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं तथा सिविल सेवा परीक्षा, जेई की कोई तैयारी करना चाह रहा है, नीट की तैयारी करना चाह रहा है, एनडीए की, सीडीएस की इत्यादि की तैयारी कोई करना चाह रहा है, ग्रामीण अंचल के तथा निर्बल आय वर्ग के प्रतिभाशाली एवं मेधावी बच्चों को विभिन्न परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग व उच्च स्तरीय मार्गदर्शन ऑफलाइन ऑनलाइन माध्यम से दिए जाने की व्यवस्था होती है। तो मेनली जो योजना है ये प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाती है, निःशुल्क कोचिंग सुविधा प्रदान करती है और उन्हें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से कोचिंग लेने की सुविधा प्रदान की जाती है। अब यहाँ पर जो चयन किया जाता है, राज्य व जिला स्तरीय समिति के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। राज्य स्तर पर योजना के पर्यवेक्षण हेतु, ठीक है, जो योजना का पर्यवेक्षण किया जाएगा राज्य स्तर पर, वो माननीय मंत्री समाज कल्याण की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करके किया जाता है। और जो छात्रों का चयन है प्रवेश परीक्षा, मेरिट, साक्षात्कार तीनों के द्वारा किया जाता है। प्रवेश प्रक्रिया का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाता है जिससे अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को योजना का लाभ प्राप्त हो सके। तो ये मेनली एक कोचिंग, फ्री कोचिंग योजना है जिसमें प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं और निर्धन आय वर्ग से आते हैं उनके लिए ये योजना होती है। इसके फॉर्म भी निकलते हैं हर साल, जिनको भर के आपको एग्ज़ाम देना होता है, उसके बाद मेरिट बनती है और इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको कोचिंग में एडमिशन दिलाया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने उत्तर प्रदेश की 3 योजनाओं को कवर किया और आगे की क्लास में हम 3 और योजनाओं को लेके आएंगे जो लगभग 1 से 2 दिन के अंतर्गत न्यू क्लास आ जाएगी, उसमें हम और भी योजनाओं को कवर करेंगे। अब हम इन तीनों योजनाओं के जो पॉइंट्स कवर किए हैं इनके ऊपर बने हुए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि क्वेश्चन कैसे फ्रेम हो सकते हैं एग्जाम में। यहाँ पर हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, आप इनको एक बार देख लीजिए और देखिए कि किस तरीके से क्वेश्चन को लाया जा सकता है आपके सामने। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना की शुरुआत किस मंत्रालय या विभाग के अंतर्गत की गई थी। मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना, अब यहाँ पर इतना सुनकर आपको कंफ्यूज नहीं होना कि ये महिला बाल विभाग की योजना लग सकती है, महिला एवं बाल विकास विभाग की, पर ये योजना किसकी है, श्रम विभाग की योजना है। अभी बताया भी है मैंने कि श्रम विभाग के द्वारा मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना 3 पुरानी योजनाओं को मिलाकर बनाई गई थी। इसके अंतर्गत पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है। 2 प्रकार के लाभार्थी होते हैं, एक नवजात से 2 वर्ष तक के और एक जो प्रसव कराती हैं महिलाएं वो। दूसरी 2 इसमें लाभार्थी हो जाते हैं और इनको पौष्टिक आहार प्रदान किया जाता है श्रम विभाग के द्वारा। आगे हम अगला क्वेश्चन देखें तो मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस योजना को शामिल नहीं किया गया था।
शिशु हित लाभ योजना ये थी, मातृत्व हित लाभ योजना ये भी थी, निर्माण कामगार बालिका आशीर्वाद योजना ये भी थी, संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना ये एक अलग योजना है, इसका इस योजना से कोई भी लेना देना नहीं है। बाकी इन तीनों योजनाओं को मिलाकर ही मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद योजना स्टार्ट की गई थी। आगे अगला क्वेश्चन देखें तो मातृत्व शिशु एवं बालिका मदद मदद योजना के अंतर्गत महिला श्रमिकों को गर्भपात होने की दशा में कितने सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाता है। जब मैंने बताया था गर्भपात होता है तो वहाँ पर आपको 1.5 महीने का यानी कि लगभग 8 सप्ताह का आपको जो है न्यूनतम वेतन प्रदान किया है, सॉरी 6 सप्ताह का न्यूनतम वेतन प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर 6 सप्ताह है, ये सही आंसर हो जाएगा आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना की शुरुआत कब व किस विभाग के अंतर्गत की गई थी। तो निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना की शुरुआत 2022 में श्रम विभाग के अंतर्गत की गई थी, ये अभी बताया कुछ देर पहले। अगला क्वेश्चन है निर्माण कामगार मृत्यु व दिव्यांगता सहायता योजना के अंतर्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिक की सामान्य मृत्यु की स्थिति में उसके अंत्येष्टि व्यय हेतु कितने रुपए का एक मुश्त भुगतान किया जाता है। जब सामान्य मृत्यु होती है तब बताया था कि अगर कोई पंजीकृत श्रमिक है उसकी सामान्य मृत्यु हो गई तो उसके अंत्येष्टि व्यय हेतु यानी कि अंतिम संस्कार करने हेतु 25,000 रुपये की धनराशि एक मुश्त प्रदान की जाती है। आगे देखें अगला क्वेश्चन तो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के संबंध में गलत कथन बताना है। 3 स्टेटमेंट दिए हैं। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2021 में की गई थी। योजना को समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित किया जाता है। तीसरा है योजना का मुख्य उद्देश्य इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कर चुके छात्रों को मुफ्त लैपटॉप व टैबलेट प्रदान करना है। अब अभी पढ़े हैं तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है, ये भी सही है। पर इस योजना का उद्देश्य यह नहीं था कि इंटरमीडिएट उत्तीर्ण कर चुके छात्रों को मुफ्त लैपटॉप व टैबलेट प्रदान किया जाए, बल्कि इस योजना का उद्देश्य था कि जो बच्चे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों को निःशुल्क कोचिंग प्रदान की जा सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा हाई फी होने के कारण जो निर्धन आय वर्ग के परिवार होते हैं वो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए ये योजना चलाई गई थी। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, तो केवल 1 और 2 सही है, यानी कि केवल कथन 3 गलत हो जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा। इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। आज हमने 5 से 6 क्वेश्चन भी यहाँ पर आपको दिखा दिए हैं बना के। बाकी इसी तरीके के क्वेश्चन हमारी योजना बैच में एमसीक्यू फॉर्म में आपको दिए जाते हैं। जहाँ पर आप ज्वाइन करेंगे तब आपको 1200 से 1300 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहाँ पर एमसीक्यू फॉर्म में क्विज बोर्ड के रूप में। ठीक है, पीडीएफ नहीं मिलेगी, सिर्फ एमसीक्यू में क्विज बोर्ड में मिलेंगे जिनको आप बार बार सॉल्व भी कर सकते हैं। अब योजना बैच में 300 योजना का अपडेटेड कंटेंट बजट के साथ उसको इंटीग्रेट किया गया है। सारी जो अपडेट्स आए हैं योजनाओं में उन सबको कवर किया गया है और लेटेस्ट पैटर्न पर सभी इंपॉर्टेंट योजना को पॉइंट टू पॉइंट बनाया गया है। और यहाँ 1200 एमसीक्यू क्वेश्चन टेलीग्राम क्विज बोर्ड के रूप में मिल जाते हैं और इनमें हमने कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स को कवर किया जिसके क्विज बोर्ड के थ्रू ही आपको क्वेश्चंस याद हो सके। इसके लिए हमने 3-3 स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन बनाए हुए हैं और इसकी जो फ़ी है वो 299 रुपये है। इस नंबर यानी इस यूपीआई आईडी पर आप पे करके और व्हाट्सएप पर मुझे स्क्रीनशॉट शेयर कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट शेयर करना है। इसके अलावा जो बच्चे वीपीओ के लिए डेली फुल मॉक टेस्ट देना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी लास्ट समय है तो फुल मॉक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देना, तैयारी का आकलन होता है इससे। तो जो बच्चे फुल मॉक टेस्ट देना चाहते हैं हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, वहाँ से आपको एक फुल मॉक डेली दिया जाता है। यहाँ पर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं तैयारी का, साथ ही साथ आपका पूरा इंक्लूसिव रिवीजन होगा पूरे सिलेबस का। लास्ट समय है तो यहाँ पर रिवीजन के साथ साथ यदि कमियाँ पता चलती हैं तो इससे बेटर कुछ नहीं होगा। इसके लिए पहले तो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी हुई है और यहाँ पर आपको पूरे रिवीजन का सिलेबस पूरे सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। जो भी आपने पढ़ा है अब तक मॉक टेस्ट के जरिए आप उसको टेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें याद हैं, कहाँ कहाँ पर कमियां हैं, आप उनको सुधार सकते हैं। 3000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपको इसमें मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्म में, यानी कि टेस्ट के फॉर्म में मिलेंगे। 100 क्वेश्चन के लगभग 30 सेट होंगे। यहाँ से आप अपनी कमियों को पता कर सकते हैं और उन पर वर्क कर सकते हैं। तो जो भी इसको ज्वाइन करना चाहें वो बच्चे भी यहाँ पर व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दें। बाकी मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। उत्तर प्रदेश की फिर से 3 से 4 योजनाओं को लेकर आएंगे और इसके बाद हम
कोशिश करेंगे कि जो मॉक टेस्ट हैं, 1 से 2 मॉक टेस्ट का भी आपको दिखाया जाए कि किस तरीके से मॉक टेस्ट बनते हैं, एप्लीकेशन पर किस तरीके से मॉक टेस्ट होते हैं, उनका भी आपको एक बार यहाँ पर लाके दिखाएँगे, एनालिसिस करेंगे 2-3 मॉक का, वहाँ से आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।